नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई बधाई इस बात की कि आपके गुरुजी आज से ऑफिशियली रूप से डॉक्टर सुनील कुमार बन चुके हैं। यानी पीएचडी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मेरा फाइनल सबमिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनली ऑफिशियल रूप से डॉक्टर बन चुके हैं। ज्योग्राफी विषय से मेरी पीएचडी हुई है। तो लंबे इंतजार, लंबी मेहनत, 8 साल के बाद में ये डिग्री प्राप्त हुई है। 2018 का एनरोलमेंट है मेरा। तो आज अपन जानेंगे कि ये पीएचडी की डिग्री क्या है, किस प्रकार से प्राप्त होती है। तमाम आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सब के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। कहां से कर सकते हैं, कौन कर सकता है, होती क्या है, इसमें नेट की जरूरत पड़ती है, इसमें जेआरएफ की जरूरत पड़ती है, उन सब प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताता हूं पीएचडी क्या है, पीएचडी कौन कर सकता है, पीएचडी कहां से करें, पीएचडी के फायदे क्या हैं, कितना समय लगता है, पीएचडी में चयन प्रक्रिया क्या है, पीएचडी की प्रक्रिया क्या है। इन सब चीजों का अपन विस्तार से एक एक प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ताकि आने वाले मेरे जो छोटे भाई बहन हैं जो आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आगे हमें भी सर इस डिग्री के अंदर जाना है, इस डिग्री को हमें भी प्राप्त करना है, वो इसकी मेहनत कर सकें और इसको प्राप्त कर सकें। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षा जगत की मैं बात करूं तो ये एक, मैं एकदम हाईएस्ट तो नहीं कह सकता, पीएचडी के बाद में भी एक होती है पीडीएफ। ये क्या होती है, पोस्ट डॉक्टोरल जो फिलोसॉफी होती है वो पीडीएफ इससे भी आगे होती है, वो 2 साल की और होती है। लेकिन लगभग मतलब एक अच्छी डिग्री मानी जाती है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है जो हायर एजुकेशन में जाते हैं उनका, कि पीएचडी की डिग्री हमें मिले, हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगे, हम हमारी इस सब्जेक्ट है उसमें एक्सपर्ट बन सकें। तो वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और आपको वो सौभाग्य इस रूप में प्राप्त हुआ है कि आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर आपको विश्वास है, आप ईमानदारी के साथ जिनसे पढ़ रहे हो, वो आज इस डिग्री को प्राप्त करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसके बारे में अपन विस्तार से जानते हैं। एक एक प्रश्न है उसका मैं आपका जवाब देता हूं। सबसे पहले प्रश्न आता है कि पीएचडी है क्या। पीएचडी क्या है? पीएचडी की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। ये क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सब सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। जैसे मैंने जो पीएचडी की है वो ज्योग्राफी विषय से की है, भूगोल विषय से मैंने पीएचडी की है। किससे की है? भूगोल, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने पीएचडी की है। तो भूगोल विषय के अंदर पीएचडी, भूगोल अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंदर कम से कम 20-22 यूनिट होती हैं अलग अलग उसके अंदर। जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी होता है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी होता है, सोशल कल्चरल ज्योग्राफी होता है, फिजिकल ज्योग्राफी होता है, ओशिनोग्राफी, इसके अंदर अलग अलग जियोमॉर्फोलॉजी होता है, क्लाइमेटोग्राफी होता है, एनवायरमेंट होता है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी होती है। बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट हैं। उन सेगमेंटों के अंदर मैंने एक टॉपिक है उसके ऊपर जो पीएचडी की है, और वो पीएचडी का मेरा टॉपिक था किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन तथा जनसंख्या प्रवास, चूरू जिले के संदर्भ में भौगोलिक विश्लेषण। ये मेरा एक टॉपिक था, उस टॉपिक विशेष के ऊपर और एक स्पेशल जिला विशेष के ऊपर मैंने ये पीएचडी की है। तो ये क्या होती है, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी होते हैं। आपका जो सब्जेक्ट का जो समुद्र है, उस समुद्र में से एक लोटा आप पानी का भरते हो और उस पानी का आप क्या करते हो, विश्लेषण करते हो। बस ये पीएचडी है। सर पीएचडी कौन कर सकता है, ये अपने लिए प्रश्न आता है कि सर पीएचडी कर कौन सकता है। तो पीएचडी के लिए आपको जरूरत पड़ती है, सबसे पहले देखो आपकी होनी चाहिए मास्टर्स होनी चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट में। सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी क्या होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट में नेट या जेआरएफ होनी चाहिए। हालांकि बिना नेट जेआरएफ के भी आप पीएचडी कर सकते हो, लेकिन जब आपका पीएचडी के अंदर एडमिशन होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे बिना नेट जेआरएफ वालों का एडमिशन होना बहुत ही कम चांसेज होते हैं। और दूसरी बात मैं बात करूं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इस तरीके के सब्जेक्ट जो पॉपुलर सब्जेक्ट हैं, उनके अंदर तो आप बगैर नेट जेआरएफ के पीएचडी में एडमिशन लेना लगभग न के बराबर चांसेज है नहीं। तो आप क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए। उसके साथ में क्या चाहिए होता है, आपकी नेट या जेआरएफ होती है, तो आपका वहां पे एडमिशन लेना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन संबंधित सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन है उसी में आप पीएचडी कर सकते हो। केवल पीजी के आधार पे भी आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन मैंने पूरी कहानी बताई है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपकी नेट होनी चाहिए। और इवन मैं कहूंगा कि कुछ बहुत ज्यादा जो सब्जेक्ट है उनके अंदर तो जेआरएफ होनी चाहिए, नहीं तो एडमिशन ही नहीं होता है, बहुत मारामारी रहती है। मेरे समय की मैं बात करूं तो मैंने 2-3 जगह
इसका इंटरव्यू दिया था, बीकानेर में दिया था, वहां पे हो गया था, तो मैं वहां ज्वाइन नहीं किया था कि चलो यार बहुत दूर है। यही था कि अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी करेंगे और यहीं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, तो यहीं का यहीं काम हो जाएगा। लेकिन उस समय थोड़ा सा दुर्भाग्य ये था, या सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य, कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर उस दौरान पीएचडी के फोरम ही ओपन नहीं हुए थे। उस समय एक एमफिल चला करता था, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसके बाद में एमफिल को समाप्त कर दिया है। उस समय एमफिल के फॉर्म ओपन हुए थे, तो एमफिल में मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद में एमफिल मैंने ज्वाइन नहीं किया। जीजीटी यूनिवर्सिटी है, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो कि 2014 के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा 4-5 यूनिवर्सिटियां ओपन की गई थी। उसके अंदर एक जीजीटी यूनिवर्सिटी है बांसवाड़ा के अंदर, बहुत ही सुंदर जगह है, वहां पे ये यूनिवर्सिटी ओपन की गई और वहां पे मैंने एडमिशन लिया था। उस समय अलग अलग यूनिवर्सिटियों के एडमिशन का प्रोसेस अलग अलग होता है। जीजीटीयू का ये प्रोसेस था, जबकि जनरली लगभग यूनिवर्सिटी का ये रहता है कि आपका क्या किया जाता है, आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, मास्टर्स के नंबर देखे जाते हैं उसके अंदर, साथ में आपके नेट के नंबर देखे जाते हैं। तो जेआरएफ में उस समय मेरे ज्योग्राफी के अंदर, मैंने फाइनल ईयर के साथ में जेआरएफ हो गया था। फाइनल ईयर के समय उस समय 61% मेरिट गई थी जेआरएफ की जनरल कैटेगरी की, और मेरे उस समय जेआरएफ के अंदर थे 74% मार्क्स। तो वहां पे आराम से सिलेक्शन हो गया था, उसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन आई नहीं थी। एक तो होता है ये तरीका इसमें। दूसरा इसके अंदर तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे आपको पहले इनवाइट करते हैं, फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म भरने के बाद वो इनवाइट करते हैं, आपको एक सिनॉप्सिस तैयार करके ले जानी पड़ती है, वो इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन कहीं पे भी कोई भी इंटरव्यू हो, इंटरव्यू के दौरान आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के और नेट जेआरएफ के मार्क्स हैं वो कंसीडर किए जाते हैं लगभग यूनिवर्सिटियों में। हालांकि सबके अलग अलग प्रोसेस होते हुए भी ये कंसीडर तो किया ही जाता है। फिर आप इंटरव्यू के अंदर क्या बताते हो, उसके आधार पर आपका एडमिशन लिया जाता है। तो सर इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं इसमें? इंटरव्यू के अंदर आपको अपने सब्जेक्ट का कोई स्पेशल टॉपिक होता है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। जैसे आपको पूछ लिया कि भाई ज्योग्राफी के अंदर आप किस सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हो। सब ज्योग्राफी में बहुत सारी यूनिट है ना, ब्रह्मांड है अपने आप में। तो वहां पे देखा जाता है कि अच्छा इस सब्जेक्ट पे करना चाहते हो, तो उस सब्जेक्ट पे ही क्यों करना चाहते हो, कौन से टॉपिक पे करना चाहते हो। उस सब्जेक्ट की यूनिट भी अपने आप में बहुत बड़ी है, उसके अंदर आप कौन से टॉपिक पे करना चाहते हो, कौन से क्षेत्र में करना चाहते हो आप। जैसे मैंने देखा चूरू जिले के किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन तथा जनसंख्या प्रवास, तो पर्टिकुलर चूरू डिस्ट्रिक्ट में आप जोधपुर कर सकते हो, कोई कोटा कर सकता है, कोई जयपुर कर सकता है। तो टॉपिक और टॉपिक के साथ में अपने पर्टिकुलर प्लेस उसमें लिया जाता है, वो इसके अंदर आपको चूज करना होता है। ये चीजें पूछी जाती हैं। बाद में आपको पूछा जा सकता है कि मेथड कौन सा यूज लोगे, आपके लिए क्या क्या चीजें यूज ली जा सकती हैं, ये सब चीजें वहां पे नॉर्मल पूछी जाती है। पीएचडी कहां से कर सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से? ये एक बड़ा प्रश्न रहता है कि सर पीएचडी कहां से करें, प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कहां से करनी है पीएचडी तो ज्यादा बेहतर रहता है। मैं दोनों की चीजें बता देता हूं कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है वहां से यदि आप पीएचडी करते हो तो साल के लगभग आपके क्या लिए जाते हैं, 1 से 1.5 लाख आपकी क्या होती है, फी होती है। ये होती है 1 ईयर की, ये क्या होती है, 1 ईयर की ये फीस होती है, ठीक है। और गवर्नमेंट में आप पीएचडी करते हो तो साल के आपके होते हैं कितने, 10,000 रुपए पर ईयर, साल के 10,000 आपकी फीस होती है। एक तो फीस का डिफरेंस होता है सबसे बड़ा। दूसरी बात की सर प्राइवेट से और गवर्नमेंट से टैग में अंतर होता है क्या? कोई टैग में अंतर नहीं होता, सेम आपको डिग्री मिलती है, सेम उसका महत्व होता है, उसके महत्व में कोई अंतर नहीं होता है। हाँ ये जरूर है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करके आते हो, कहीं पे भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो या कहीं पे भी आप प्रेजेंटेशन देते हो तो आपको एक अलग नजर से देखा जाएगा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो, आप जेएनयू से करते हो, आप बीएचयू से करते हो, आप आईआईटी से पीएचडी करते हो, ऑब्वियस सी बात है यार, रिस्पेक्ट तो होगी। अच्छी यूनिवर्सिटी से कोई पास आउट होगा। सेम वही बात है कि जिस प्रकार से ग्रेजुएशन आप किसी साधारण कॉलेज से करते हो और किसी आईआईटी से करते हो या जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है वहां से करते हो, तो अंतर होगा, पढ़ाई में अंतर होगा, आपकी रेपुटेशन में अंतर होगा, वो चीज देखने को मिलेगी। बाकी डिग्री का महत्व है वो ग्रेजुएशन रूप में ही कंसिडर की जाएगी। कल आप यूपीएससी का फॉर्म भरते हो तो आईआईटी वाले को वही महत्व दिया जाता है और किसी आप प्राइवेट कॉलेज से जाते हो वो महत्व दिया जाता है, वहां पे कोई अंतर नहीं किया जाता है। और क्या अंतर होता है सर? अपन बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हो तो 1 साल के आपके लगभग लगते हैं 1 से 1.5 लाख फीस लगती है, वर्तमान की बता रहा हूं मैं सिनेरियो।
और इस हिसाब से अपन देखें तो साल के अपने 3 या 4 साल तो लग ही जाते हैं मिनिमम। 3-4 साल के आपके 6-7 लाख रुपए आराम से लग जाते हैं। 6-7 लाख रुपए हैं वो आराम से आपके इसके ऊपर लग जाते हैं। यहां पे आप करते हो तो आपका कम से 50 से 60 हजार के अंदर आपका क्या हो जाता है, पूरा पीएचडी की डिग्री अवार्ड हो जाती है। इतना ही खर्चा होता है इसमें, क्योंकि इसमें फीस ज्यादा होती नहीं है। एक तो ये फायदा होता है। तो सर जेआरएफ किया होता है उसको क्या फायदा मिलता है? क्या जेआरएफ किया हुआ व्यक्ति उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करेगा तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी? बिल्कुल मिलती है, कंटिन्यू मिलती है। जिस प्रकार से गवर्नमेंट में मिलती है वैसे ही प्राइवेट में मिलती है। इसमें किसी प्रकार का डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। तो सर कहां से करें? देखो गवर्नमेंट के अंदर आपके फॉर्म निकले हुए हैं, अपने आसपास निकले हुए हैं, आपके लिए सुविधाजनक हो तो वहां से आपको करनी चाहिए, गवर्नमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन अभी स्थितियां ये हो गई है कि हायर एजुकेशन की तरफ पे जो अपने स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। उस अनुपात में गाइड नहीं है। एक गाइड होता है जिसके अंडर में आपको पीएचडी करनी होती है, तो उस अनुपात में गाइड नहीं है। तो दिक्कत ये आती है कि अपन क्या, स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा है और वहां पे सीटें उस अनुपात में निकल नहीं पाती हैं। तो यहाँ पे सभी का एडमिशन नहीं होता है। तो अपन एडमिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सीटें नहीं निकल रही हैं, तो अपन को क्या कर लेनी चाहिए? प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, अपनी सुविधा भी देख लेनी चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो मेरा भांजा ही है, एनआईटीएन है, और उसका आईआईटी के अंदर फिजिक्स सब्जेक्ट से एडमिशन हो गया था पीएचडी में, लेकिन उसने आईआईटी में ज्वाइन नहीं किया। उसने जयपुर की किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहां से उसने पीएचडी अभी सबमिट कर रहा है। वो उसका आरएस में सिलेक्शन हुआ है अभी। तो वो उसका उद्देश्य था कि मेरे को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करूं, मेरे को कोई परेशान नहीं करेगा, मैं आराम से मेरी स्कॉलरशिप आती रहेगी और मैं साथ साथ में मेरी सिविल सर्विसेज की तैयारी करता रहूं। हालांकि उसका सिलेक्शन भी हो गया उसमें और उसका पीएचडी भी साथ साथ में हो गया। तो उसकी फीस है लगभग 6-7 लाख रुपए 3-4 साल की लगी है। गवर्नमेंट से करते हो तो वो चार्जेस आपके बच जाते हैं, डिग्री सेम ही होती है, कोई इसमें अंतर नहीं होता है। एडमिशन की सर प्रोसेस क्या होती है? तो एडमिशन के लिए आप जिस भी, जैसे प्राइवेट के अंदर आप जाके पता कर सकते हो कि भी जिस यूनिवर्सिटी के अंदर है वहां पे फॉर्म कब निकलने वाले हैं, पूछ सकते हो। गवर्नमेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपकी नजर में 8-10 यूनिवर्सिटियां हैं उनकी थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है कि वहां पे पीएचडी फॉर्म कब निकलने वाले हैं। पीजी किया तो अपने साथ वाले भी बहुत सारे लोग टच में रहते हैं, वो भी इस बारे में अपन को बता देते हैं कि भाई यहाँ पे फॉर्म निकलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि पीएचडी के फायदे क्या क्या हैं सर? क्या फायदे हैं पीएचडी के? फायदे क्या क्या हैं? फायदे क्या क्या हैं? फायदों की मैं बात करूं पीएचडी की, तो सबसे बड़ा फायदा है कि यार हायर एजुकेशन के अंदर आप हाईएस्ट डिग्री है वो हासिल करते हो, यानी आप अपने सब्जेक्ट के क्या हो, एक्सपर्ट हो, ये माना जाएगा। भाई ज्योग्राफी विषय, हालांकि मैं आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाता हूं अब तक, लेकिन मेरा मूल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी की बारीकियां हैं वो मैं पूरी देखी हैं, मैंने जिया है सब्जेक्ट को पिछले 10 साल तक, ज्योग्राफी के एक बारीकियां। और जल्दी आपको आपके सामने कुछ चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी ज्योग्राफी की, वो अपन करेंगे, ज्योग्राफी के बारे में भी करेंगे। इसके फायदे सबसे बड़ा है कि एक तो बहुत बड़ी डिग्री मिलती है। सेकंड चीज ये आती है कि डिग्री के साथ साथ में आप जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर देखो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है। किसकी आती है? एपी की वैकेंसी आती है। अब एपी की वैकेंसी आती है वो दो जगह आती है। एक तो करवाता है किसी भी जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसका कमीशन करवाता है उसकी, जैसे अपने यहाँ पे आरपीएससी करवाता है। एक तो क्या करवाता है? आरपीएससी करवाता है। आरपीएससी कंडक्ट करवाता है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। इसके अंदर सिलेक्शन होता है, इसके पहले एक एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद में आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता है। यानी इसके अंदर इंटरव्यू में पीएचडी का फायदा मिलता है क्या? कोई फायदा नहीं मिलता है। आरपीएससी में तो नहीं मिलता है, ये तो मैं पूरा विश्वास के साथ आपको बोल रहा हूं। यहाँ पे इंटरव्यू का मेरे को बहुत लंबा अनुभव है, यहाँ पे तो कोई इसका बेनिफिट नहीं होता है। आपकी पीएचडी की हुई है या नहीं की हुई डजंट मैटर। लेकिन सर जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं वहां पे पीएचडी का फायदा मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। वहां पे आपको पीएचडी के 20 मार्क्स मिलते हैं सीधे सीधे। जो भी इंटरव्यू देने आते हैं वहां पे 20 मार्क्स पीएचडी के अलग से मिलते हैं, प्लस 10 मार्क्स मिलते हैं वहां पे पेपर पब्लिश के। यानी टोटल आपके 30 मार्क्स, टोटल आपके 30 मार्क्स हैं वो आपके सीधे सीधे इन डिग्रियों के आधार पे ऐड होते हैं। तो वहां पे एक कोई बिना पीएचडी किया हुआ व्यक्ति जाता है इंटरव्यू देने और एक पीएचडी किया हुआ जाता है और 5 पेपर पब्लिश, 10 नहीं है सॉरी 5 है, यहाँ पे प्रत्येक पेपर है वो 2 नंबर का होता है। तो ये 5 पेपर पब्लिश होते हैं, उसके 10 नंबर होते हैं, 10 मार्क्स होते हैं।
10 मार्क्स होते हैं और 5 पेपर होते हैं। 10 मार्क्स और 20 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स। 30 मार्क्स आप सीधे सीधे एडवांस हो जाते हो। तो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप यदि प्रोफेसर बनते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, तो वहां पे आपको इसका सीधा सीधा बेनिफिट होता है, फायदा होता है। ये एक इसकी अच्छी बात है, ठीक है। ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है यदि आप यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देते हो। इसके अलावा और क्या फायदा हो सकते हैं? और फायदा ये है कि यार आप जहां पे जिस सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट हो, तो उस सब्जेक्ट के अंदर डिग्री जब जा रहे हो हायर एजुकेशन में, तो करनी चाहिए, फायदा है। डॉक्टर नाम लगता है आपकी नाम से पहले, कहीं पे भी आपका प्रेजेंटेशन होता है, कुछ भी होता है, तो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से आपको देखा जाता है उसमें, ये फायदा है। फिर आता है कितना समय लगता है सर इसके अंदर, तो ये तो भाई मेरे से पूछो मत, मेरे को लगा है 8 साल। जनरली क्या होता है, मिनिमम इसमें 3 साल लगता है। न्यूनतम कितना लगता है? न्यूनतम आपको 3 ईयर, 3 वर्ष लगते हैं। अधिकतम कितना लगता है? कुछ तो मेरे दौरान कोविड का टाइम आ गया था, तो ये इसमें टाइम वैसे एक्सटेंड हो गया। मेरा टाइम ये 3 साल से बढ़ के कितना हो गया? 8 वर्ष हो गया। हालांकि मैंने 12 महीने पहले मेरी प्री सबमिशन हो गया था और उसमें कोई भी गलती नहीं आएगी, फाइनल सबमिशन के लिए भेजी हुई थी, तो 12 महीने से तो वैसे ही अटकी हुई थी। 7 साल में हो जाती, 1 साल तो यूनिवर्सिटी वालों की वजह से ही कुछ वो लेट हो गया। तो इसमें मेरे को 8 वर्ष लगे इसमें। तो कई बार क्या है, इस कोविड की वजह से कुछ लोग हैं उनको 9 वर्ष भी लग रहे हैं, कुछ को 8 लग रहे हैं, कुछ को 7 लग रहे हैं, लेकिन मिनिमम आपको 3 वर्ष तो आपको इसका करना ही पड़ेगा। पीएचडी में चयन की प्रक्रिया क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है कि सर इसमें चयन की प्रक्रिया क्या है, ये अपन देखते हैं विस्तार से। चयन की क्या प्रक्रिया है? चयन की प्रक्रिया मैंने बोला कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मेथड होता है। मैं मेरी यूनिवर्सिटी का पहले बताता हूं, फिर मैं अलग यूनिवर्सिटी बताऊं। मेरे गुरु गोविंद ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर क्या हुआ था कि फॉरम निकले थे। फॉरम निकले तो वो उस समय अपने अपने जो फॉरम भरना होता है, और उस फॉरम के आधार पे वो देखते हैं कि भाई आपके मास्टर्स जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, आपके यूजीसी नेट है तो नेट में कितने मार्क्स हैं, जेआरएफ है तो जेआरएफ में कितने मार्क्स हैं। जेआरएफ के जैसे 10 नंबर एक्स्ट्रा जोड़े जाते हैं, नेट के नंबर जोड़े जाते हैं, उसमें कितने परसेंटेज हैं उस आधार पे। तो मेरे, चूंकि मैंने आपको बोला कि मेरे ऑल इंडिया उस समय मैं टॉपर ही था, मेरे मतलब जनरल की कट ऑफ से 13-14 नंबर ऊपर थे जीआरएफ में, तो मेरे को इस चीज का फायदा मिला और डायरेक्ट उसके आधार पे एडमिशन हो जाता है। इंटरव्यू वगैरह हमारा कुछ भी नहीं हुआ था। उसमें जो अपर स्टूडेंट होते हैं, ऊपर वाले, उनको छांट के उतनी सीटें होती है उस हिसाब से ले लेते हैं, बाकी को बाहर निकाल देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों में यह प्रोसेस रहता है कि वहां पे फॉर्म भरवाए जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट की जाती है। जैसे वहां पे क्या है, 20 सीट हैं, तो 20 सीट के लिए क्या किया जाता है, 100 लोगों को बुलाया जाता है। फॉर्म कितने लोगों ने भरा है? 500 लोगों ने भरा है, तो 100 लोगों को उनको लिया जाता है जिनके अच्छे मार्क्स हैं। वहां पे भी मार्क्स तो डिपेंड करेंगे। जो जेआरएफ वाले हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, फिर नेट वालों को प्रायोरिटी दी जाती है, फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं उनको बुलाया जाता है। इसका मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं उनको एकदम साइड में रखा जाता है। कुछ सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं उनका एडमिशन हो जाता है, लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले भी बोला, जो पॉपुलर सब्जेक्ट हैं उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन वालों का यहां पे सिलेक्शन है नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो यहां पे जैसे 20 सीट है तो अब 100 लोगों को बुलाया, अब इनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंदर वो क्या करते हैं, एक आपको सिनॉप्सिस बना के ले जानी पड़ती है। आपको मोटा मोटा 3-4 पेज का एक प्रॉपर तैयार करके ले जाना है कि भाई इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं ये पीएचडी करना चाहता हूं। उसके बारे में आपको पूछते हैं कि मेथोडोलॉजी का क्या यूज लोगे, इसके लिए प्रश्नावली क्या होती है, शेड्यूल क्या होता है, साक्षात्कार क्या होता है, आपको सैंपलिंग पूछी जा सकती है, सैंपलिंग के प्रकार पूछे जा सकते हैं, आप कौन सी सैंपलिंग इसके अंदर यूज लोगे, इससे समाज को क्या फायदा होगा, सब्जेक्ट को क्या फायदा होगा। इस तरीके के बहुत सारे 15-20 प्रश्न बनते हैं उसके इर्द गिर्द। इस पे ही क्यों करना चाहते हो, कहां से डाटा कहां से कलेक्शन करोगे, प्राइमरी डाटा कौन से होते हैं, सेकेंडरी डाटा कौन से होते हैं, इस तरीके के आपको बेसिक प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं और उनका जवाब आप जाते हो तो आराम से कर सकते हो। और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो और बना दूंगा विस्तार से कि इन बातों का अपन को ध्यान रखना है। ये इसमें इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट में जैसे सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद में आपकी क्या होती है, यहाँ पे सबसे पहले आपका कोर्स वर्क होता है। चयन प्रक्रिया के बाद क्या होता है, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कोर्स वर्क होता है। सर ये कोर्स वर्क क्या होता है? कोर्स वर्क के अंदर आपको पूरी की पूरी चीजें सिखाई जाती हैं। जिस प्रकार आप नेट जेआरएफ के अंदर
जो रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हो ना, वो चीजें यहाँ पे विस्तार से सिखाई जाती हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के प्रकार कौन कौन से होते हैं, रिसर्च करते टाइम में आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, प्लेगरिज्म क्या होता है, प्लेगरिज्म में कितने जो लेवल हैं वो कौन कौन से आते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। सैंपलिंग क्या होती है, डाटा कलेक्शन के मेथड कौन कौन से होते हैं, वहां पे प्रश्नावली क्या, क्वेश्चनरी क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू कौन से होते हैं, इसमें आप मेथडोलॉजी कौन सी यूज लेने वाले हो, यहाँ पे डिडक्टिव मेथड लोगे या इंडक्टिव मेथड लोगे, ये सब चीजें विस्तार से आपको समझाया जाता है। और जनरली क्या होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां वहां पे 1 मंथ का कोर्स वर्क होता है, 1 माह का कोर्स वर्क होता है, 1 माह का कोर्स वर्क होता है, कुछ जगह 15 दिन का कोर्स वर्क होता है, कई जगह 6 माह का कोर्स वर्क भी होता है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी तो 15 दिन का कोर्स वर्क था, और 15 दिन के कोर्स वर्क में वो 4-4, 5-5 घंटे क्लास लेते हैं, सीनियर प्रोफेसर आते हैं, वो प्रोफेसर वहां पे बताते हैं, और वो चीज आप समझ के आराम से वो आपके पूरी पीएचडी के अंदर काम आता है। और ये कोर्स वर्क के बाद में आपका एक पेपर लिया जाता है, टेस्ट पेपर, उसको आपको पास करना होता है, जो जनरली हर स्टूडेंट कर ही देता है, उसमें कोई हर्डल नहीं आती है। तो क्या सर इसमें जॉब वाले भी पीएचडी कर सकते हैं क्या? जॉब वाले, तो मैं जॉब वालों के लिए बता देता हूं, जॉब वाले भी कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत सारे मेरे साथी हैं जो प्रिंसिपल लगे हुए हैं, स्कूल लेक्चर लगे हुए हैं, कॉलेज लेक्चर लगे हुए हैं, आरटीएस लगे हुए हैं, एसडीएम लगे हुए हैं, वो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि पीएचडी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप उस दौरान जब कोर्स वर्क करते हो, उस दौरान क्या करना पड़ता है, आपको 15 दिन की अपनी छुट्टियां लेनी होती हैं, वो छुट्टियां लेके आप कोर्स वर्क कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है, आपकी पीएचडी है वो उसके साथ ही कंटिन्यू रहेगी। कोर्स वर्क के बाद में आप अपने क्षेत्र में जा सकते हो, अपना जो भी काम कर रहे हो वो कर सकते हो, उसके साथ साथ में अपनी चीजें हैं वो तैयार कर सकते हो। ये इसकी चयन की प्रक्रिया रहती है। अब आता है सर पीएचडी की टोटल प्रक्रिया क्या रहती है, आगे की प्रक्रिया क्या रहती है, उसके बारे में क्या चीजें हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे, ये देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सिनॉप्सिस तैयार करनी पड़ती है। जो टॉपिक आप जिसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो वो टॉपिक तैयार करना पड़ता है। वो टॉपिक आपका सरल होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसके डाटा हैं वो मेरे को क्या करने हैं, उसके डाटा मेरे क्या होने चाहिए, तैयार होने चाहिए, उसके डाटा कहां से कलेक्शन करने हैं, कैसे करना है, उस चीज का पता होना चाहिए आपको। यानी उस सब्जेक्ट के बारे में आपको गहरी समझ पहले से भी होनी चाहिए, नहीं तो बाद में आप उलझ जाओगे। कई बार अपन रुचि होना अलग बात है, उसके बारे में सामग्री मिलना अलग बात होती है। जैसे मेरे को रुचि क्लाइमेटोलॉजी, ज्योग्राफी के अंदर एक क्लाइमेटोलॉजी यूनिट आती है जिसमें क्लाइमेट का पूरा अध्ययन करते हैं, पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, और मेरी शुरू से ही उसमें बहुत इंटरेस्ट रहा है, और मेरा पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों में बहुत उसमें अच्छा लगता है मेरे को। उसमें नई नई चीजें मेरे को देखने को मिलते हैं, साइंस से थोड़ा सा रिलेटेड है, तो मेरी रुचि उसमें थी। तो मैंने शुरू में टॉपिक ये चूज किया था कि चूरू जिले में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मैंने ये टॉपिक चूज किया था। फिर वहां पे एक मीटिंग बैठी, और मीटिंग में एक एक बच्चे का इंटरव्यू होता है, तो उस पर मेरे को सीनियर प्रोफेसर थे एमएलएस यूनिवर्सिटी, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है वहां के, उन्होंने बोला कि बेटा ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप पर्टिकुलर चूरू डिस्ट्रिक्ट के और पिछले 30-40 साल के जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके डाटा कहां से लाओगे, नहीं मिलेंगे आपको, कहीं नहीं मिलेंगे, आप बहुत परेशान हो जाओगे। और ये रिसेंटली जो रिसर्च हो रहे हैं वहां से आप कहां से ये चीजें इकट्ठी करोगे, आप अपना टॉपिक चेंज कर लो। बाद में मैंने उनके कहने पे उस टॉपिक को चेंज किया। तो उसके अंदर क्या किया जाता है, सिनॉप्सिस उस टॉपिक विशेष पे तैयार की जाती है। सिनॉप्सिस के बाद आपका होता है कोर्स वर्क, जिसके बारे में अपन ने चर्चा की है। 15 दिन का हो जाता है, कई जगह 1 महीने का हो जाता है, कई जगह 6 महीने का हो जाता है, वो कोर्स वर्क होता है। और कोर्स वर्क के बाद में आपकी होती है डीआरसी। डीआरसी का मतलब होता है डॉक्टरल रिसर्च कमेटी। ये क्या होता है, 4-5 जो प्रोफेसर बैठते हैं, जब आपकी पीएचडी को 1.5-2 साल हो जाते हैं, उस समय उसका क्या होता है, या साल भर हो जाता है, उसके बाद आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन होता है। तब तक आपका रजिस्ट्रेशन होता है, वो परमानेंट नहीं होता है, उसके बाद आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन होता है। और परमानेंट रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ये डीआरसी जब अप्रूव कर देती है तो आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन यूजीसी के अंदर भेज दिया जाता है। उसके बाद आपको आती है प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट ये हर साल, कई यूनिवर्सिटियां वो हर महीने प्रोग्रेस रिपोर्ट देखती हैं, या हर साल आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो जमा करानी होती है। उसके साथ यूनिवर्सिटी की फीस जमा करानी होती है, और वहां पे प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो आपके गाइड और अन्य लोग देखते हैं।
फिर आता है 2 पेपर आपको प्रेजेंट करने पड़ते हैं पीएचडी सबमिट करने से पहले। उसके बाद आता है प्री सबमिशन। प्री सबमिशन यानी आपकी पूरी पीएचडी तैयार हो चुकी है, उसके बाद में आप उसका प्री सबमिशन कराते हो। वहां पे विभिन्न प्रोफेसर्स हैं, वो उसको देखते हैं। देखने के बाद उसके ऊपर पूरी की पूरी आपसे प्रश्न पूछते हैं। जैसे मेरा प्री सबमिशन हुआ था तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए वहां पे, और मेरे को बेनिफिट इस चीज का भी हुआ कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, इसका बहुत फायदा हुआ था। मैं रिसर्च एप्टीट्यूड वाला पार्ट पढ़ाता हूं और रिसर्च के उन्होंने प्रश्न पूछे थे और मैंने इतने शानदार जवाब दिए थे, जो मेरे गाइड थे वो बहुत खुश हुए थे। बोले यार रियल में मतलब आपने इतने, मतलब जनरली जो टीचर पूछने वाले थे मैंने उनसे भी एडवांस चीजें हैं वो बताई थी, तो वो बहुत खुश हुए थे। बोले कि यार बहुत अच्छा कर रहे हो आप, और वो मेरे को बेनिफिट मिला बच्चों को जो पढ़ा रहा था उस चीज का। तो प्री सबमिशन होता है, वहां से वो इसमें कोई कमी होती है तो वो कमी निकाल देते हैं, बाकी बाद में वहां से अप्रूव कर देते हैं। उसके बाद में आपको फाइनली इस तरीके की पूरी बाइंडिंग करवा के और ये तैयार करनी होती है। और ये तैयार करने के बाद में इसको क्या करते हैं, अपन इसको सबमिट करते हैं। इसको सबमिट करने के फाइनल सबमिशन। तो ये आप इसकी 5 प्रतियां हैं वो आपको यूनिवर्सिटी में देनी होती है, और 5 प्रतियां जब यूनिवर्सिटी में जाती हैं तो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो अलग अलग जगह जो प्रोफेसर होते हैं, जिसमें से 2 तो अदर स्टेट के प्रोफेसर होते हैं, उनको भेजी जाती हैं। जैसे मेरी एक तो बीएचयू के प्रोफेसर थे, उनके पास गई थी, और एक शायद महाराष्ट्र के ऐसे थे उनके पास गई थी। वो उसको चेक करते हैं, वो चेक करके वहां से वो अप्रूव कर देते हैं। वो अप्रूव करने के बाद में यूनिवर्सिटी आती है। यूनिवर्सिटी आने के बाद में यहाँ पे फाइनल जो इसका वाइवा होता है या फाइनल सबमिशन होता है, उसके अंदर आपके एक बाहर से जो प्रोफेसर आते हैं, 2 बाहर से प्रोफेसर आते हैं, एक आपके गाइड होते हैं, रिसर्च डायरेक्टर होते हैं वहां पे, कई बार वीसी भी बैठ जाते हैं, वाइस चांसलर होते हैं वो भी बैठ जाते हैं, और वो आपसे इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं कि इसका क्या बेनिफिट है, समाज को क्या बेनिफिट है, आपको क्या बेनिफिट है, इसमें ये क्या चीजें हैं, वो उसमें जो भी उनको क्वेश्चन पूछने होते हैं वो पूछे जाते हैं, और वहां से वो अप्रूव कर देते हैं। तो उसके विद इन 4 या 5 डेज में आपको फाइनली डिग्री मिल जाती है, और वो डिग्री आपको प्रोविजनल डिग्री मिल जाती है, जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, अखबार में आप नाम छपवा सकते हो उसका। जो फाइनल डिग्री होती है वो मिलती है कॉन्वोकेशन के समय। हर यूनिवर्सिटी के अंदर साल में एक बार कॉन्वोकेशन होता है, लगभग दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास होता है। तो उस समय आपको वहां पे राज्यपाल के द्वारा या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, तो जनरली नहीं आता इनमें, उनके द्वारा क्या किया जाता है, आपको ये डिग्री है वो अवार्ड कर दी जाती है। ये पूरी की पूरी इसमें प्रोसेस रहती है। तो ये मेरा फाइनली 8 साल के बाद में जो ग्रेजुएशन के दौरान सपना देखा था, जो सपना सजाया था, वो कंप्लीट हुआ है, और अभी पीएचडी की डिग्री फाइनल मिल चुकी है। अब इसका कॉन्वोकेशन होगा दिसंबर में, तब वो फाइनल डिग्री मिलेगी। तो वो तो एक फॉर्मेलिटीज होती है, आप इसका यूज कर सकते हो कहीं पे भी, कहीं भी आप जैसे कोई प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो वहां यूज कर सकते हो, अपने नाम के पहले डॉक्टर लगा सकते हो, ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। आप लोगों को किसी प्रकार का इसमें डाउट रहा हो इस दौरान तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। मैं और किसी वीडियो के अंदर पर्टिकुलर जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर 5-7 मिनट का छोटा वीडियो और बना दूंगा। और बाकी मेरे हिसाब से आप लोगों को पूरी इसकी समझ हो गई होगी कि पीएचडी होती क्या है, कैसे करते हैं, और इसमें कैसे डिग्री मिलती है, इन सब चीजों के बारे में पता चला होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी अपन और चर्चा करेंगे हायर एजुकेशन के बारे में, कैसे जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से आगे भी चर्चा करेंगे। ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियोज में आप लोगों के लिए और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो बना सकूं। थैंक यू।